जय हिंद। वेव्स एंड करंट्स के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशन में शुरू कर दी थी। उसी बातचीत को कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में एक तो हम बात करेंगे वेव्स एंड करंट्स के इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में, और दूसरा हम पढ़ेंगे वेव्स एंड करंट्स के डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में। इरोजनल लैंडफॉर्म्स के अंदर हम पढ़ेंगे क्लिफ्स के बारे में, टेरेसेस के बारे में, केव्स के बारे में और स्टैक्स के बारे में। ये जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है इसको हम देखेंगे बाद में। पहले इमेजेस के थ्रू समझते हैं कि क्लिफ्स का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, टेरेसेस का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, केव्स का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है और स्टैक्स का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। देखो शुरू करते हैं। क्लिफ्स का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है उसके बारे में ऑलरेडी हमने इससे पिछले सेशन में पढ़ा था। होता क्या है, ये कोई हाई रॉकी कोस्ट है, ये कोई हाई रॉकी कोस्ट है, और ये जो हाई रॉकी कोस्ट है इससे पानी आके टकरा रहा है, इससे वेव्स लगातार आके टकरा रही हैं। और वेव्स के आने की वजह से और टकराने की वजह से होगा क्या, ये जो हाई रॉकी कोस्ट है इसका ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला हिस्सा इरोड होने की शुरुआत करेगा। ये नीचे वाला हिस्सा इरोड हो जाएगा और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये ऐसे ही लटका रहेगा। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसी को क्या बुलाते हैं, इसी को क्लिफ बुलाते हैं। लेकिन पानी तो अभी भी आ रहा है, वेव्स तो अभी भी आ रही हैं और अभी भी टकरा रही हैं। और इस टकराने की वजह से होगा क्या कि ये जो हाई रॉकी कोस्ट है ये फर्दर इरोड होगा, इसमें और ज़्यादा इरोजन देखने को मिलेगा। नीचे वाला जो हिस्सा है वो फर्दर इरोड हो जाएगा और ये जो क्लिफ है ये क्लिफ इवेंचुअली नीचे की तरफ गिर जाएगी और एक नई क्लिफ का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। ये जो इरोजन है और ये जो क्लिफ का फॉर्मेशन है ये ऐसे ही चलता रहेगा। क्लिफ का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है होपफुली आपको समझ में आया होगा। इसमें एक चीज और है, देखो खूब सारा मटेरियल नीचे से इरोड हो रहा है, ये जो क्लिफ है ये भी टूट रही है, गिर रही है, और खूब सारा मटेरियल इसकी वजह से भी नीचे की तरफ आ रहा है। ये इतना सारा जो इरोडेड मटेरियल है, जो रॉक डिब्रीज हैं, वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट भी तो हो रही होंगी। ये जो रॉक डिब्रीज हैं ये यहाँ पे डिपॉजिट होने की शुरुआत कर देती हैं। ये जो रॉक डिब्रीज हैं ये यहाँ पे डिपॉजिट होने की शुरुआत कर देती हैं। और इन रॉक डिब्रीज के डिपोजिशन की वजह से जो फ्लैट या जेंटल स्लोप वाला प्लेटफॉर्म बनता है उसी को क्या बुलाते हैं, उसी को वेव कट टेरेस बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, वेव कट टेरेस बुलाते हैं। बेहद सिंपल। क्लिफ किस तरीके से फॉर्म होती है होपफुली आपको समझ में आया होगा। ये जो क्लिफ फॉर्म हो रही है, फिर ये क्लिफ गिर रही है, ये जो इतना मटेरियल इरोड हो रहा है, ये इरोडेड मटेरियल जो है वो इवेंचुअली यहां पे डिपॉजिट होने की शुरुआत कर देता है। और इस डिपोजिशन की वजह से जो फ्लैट या जेंटल स्लोप वाला प्लेटफॉर्म फॉर्म होता है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं वेव कट टेरेस। बेहद सिंपल। क्लिफ क्या होता है, वेव कट टेरेस क्या होता है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अच्छा, फिर सवाल आता है कि केव्स कैसे फॉर्म होते हैं। देखो ये जो पानी है, ये जो वेव्स हैं, ये तो लगातार आ रही हैं और ये जो कोस्ट है इस कोस्ट से टकरा रही हैं। पानी लगातार आके कोस्ट से टकरा रहा है। इस पानी के, इस वेव्स के टकराने की वजह से होगा क्या कि ये जो कोस्ट है इस कोस्ट पे एक छोटा सा क्रैक डेवलप होने की शुरुआत हो जाएगी। क्रैक डेवलप होने की शुरुआत हो जाएगी और ये जो क्रैक है इस हाइड्रोलिक एक्शन की वजह से, इस पानी के एक्शन की वजह से, इस वेव के टकराने की वजह से इवेंचुअली बड़ा होने लग जाएगा। और एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा कि ये जो क्रैक है ये बड़ा हो जाएगा और इतना बड़ा हो जाएगा कि एक केव की शेप ले लेगा। ये जो केव है ये भी धीरे धीरे बड़ी होती रहेगी और ये जो केव है ये बड़ी होते होते लार्ज हो जाएगी। ये जो केव फॉर्म हुई बिकॉज ऑफ द हाइड्रोलिक एक्शन, ये जो केव फॉर्म हुई बिकॉज ऑफ द वेव्स, बिकॉज ये पानी आ रहा है और टकरा रहा है बार बार, इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम सी केव बोल देते हैं। अच्छा, केव फॉर्म हो गई है लेकिन पानी तो अभी भी आ रहा है, पानी तो अभी भी टकरा रहा है। केव फॉर्म हो गई है उसके बाद भी वेव्स आ रही हैं, टकरा रही हैं और इरोजन कर रही हैं। तो इवेंचुअली क्या होगा, ये जो केव है ये दोनों तरफ से खुल जाएगी और अब जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ उसको क्या बोल देते हैं, उसको नेचुरल आर्क बोल देते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर, ये जो फीचर फॉर्म हुआ इसको क्या बोल देते हैं, इसको नेचुरल आर्क बोल देते हैं। और फिर कोई पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा कि ये जो आर्क की रूफ है, ये जो रूफ है ये इवेंचुअली कोलैप्स हो जाएगी
और जब ये रूफ कोलैप्स हो जाएगी तो एक आइसोलेटेड रॉक हमें खड़ा हुआ दिखाई देगा। ये जो आइसोलेटेड रॉक हमें खड़ा हुआ दिखाई देता है, इसी को क्या बुलाते हैं? इसी को स्टैक बुलाते हैं, इसी को सी स्टैक बुलाते हैं। ऊपर से अगर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई छोटा मोटा आइलैंड है, लेकिन ये कोई छोटा मोटा आइलैंड नहीं है। ये क्या है? ये सी स्टैक है। और ये फॉर्म किस तरीके से हुआ है वो अभी अभी हमने देख लिया। अच्छा, वेव्स तो अभी भी आ रही हैं, वेव्स तो अभी भी टकरा रही हैं। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा भी आ सकता है कि ये जो स्टैक है ये भी फर्दर इरोड होने लगे, और इरोड होते होते ये बहुत ही छोटा हो जाए। और जब ये बहुत ही छोटा हो जाएगा तो इसको क्या बुलाया जाता है? इसको स्टंप बुलाया जाता है। बेहद सिंपल। पानी आ रहा है, वेव्स आ रही हैं, टकरा रही हैं। उस टकराने की वजह से ये जो कोस्ट है, इस कोस्ट में क्रैक डेवलप होने की शुरुआत होगी। ये जो क्रैक है ये धीरे धीरे बड़ा होगा, और ये जो क्रैक है ये केव की शेप ले लेगा। फिर इवेंचुअली इरोजन होता रहेगा, वेव्स आती रहेंगी, टकराती रहेंगी, और ये जो केव है ये दोनों तरफ से ओपन हो जाएगी। और ओपन होने के बाद जो फीचर बनता है उसको बुलाया जाता है क्या? आर्क। फिर इवेंचुअली क्या होगा? ये जो आर्क के ऊपर रूफ है वो कोलैप्स हो जाएगी, और एक आइसोलेटेड रॉक हमें खड़ी हुई दिखाई देगी। ये जो आइसोलेटेड रॉक हमें खड़ी हुई दिखाई दे रही है इसको क्या बुलाते हैं? इसको सी स्टैक बुलाते हैं। ये जो सी स्टैक है, अगर ऊपर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि छोटा मोटा कोई आइलैंड एग्जिस्ट करता है, लेकिन इरोजन तो अभी भी हो रहा है, वेव्स तो अभी भी आ रही हैं, टकरा रही हैं। फर्दर इरोजन की वजह से इवेंचुअली ऐसा भी होगा कि ये जो सी स्टैक है ये भी बहुत छोटे से स्ट्रक्चर में रिड्यूस हो जाएगा, और इस छोटे से स्ट्रक्चर को क्या बुलाया जाता है? इसको बुलाया जाता है स्टंप। बेहद सिंपल, इजी सी चीजें हैं, आपको साफ साफ दिख रही होगी, और यही सब कुछ टेक्स्ट में लिखा हुआ है। टेक्स्ट को फटाफट से देख लेते हैं। वेव कट क्लिफ्स एंड टेरेसेस are two forms usually found where erosion is the dominant shore process। ये जो वेव कट क्लिफ्स हैं और टेरिसेस हैं ये फॉर्म होती हैं बिकॉज ऑफ द इरोजन। कैसे फॉर्म होती हैं? बिकॉज ऑफ द इरोजन। एट द फुट ऑफ सच क्लिफ्स, ये जो क्लिफ्स हैं इनके फुट पे देयर में बी फ्लैट और जेंटली स्लोपिंग प्लेटफॉर्म कवर्ड बाय रॉक डिब्रीज derived from the sea cliff behind। Such platforms occurring at elevations above the average height of waves is called wave cut terrace। क्या बुलाते हैं इसको? वेव कट टेरेस बुलाते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीज है। The lashing of waves against the base of the cliff and the rock debris that gets smashed against the cliff along with lashing waves create hollows, and these hollows get widened and deepened to form sea caves। देखो लैंग्वेज टिपिकल सी लिखी हुई है, बट अगर मतलब समझोगे तो मतलब वही है कि वेव्स आ रही हैं, टकरा रही हैं, लैश कर रही हैं। लैश करने की वजह से एक छोटा सा क्रैक बन रहा है। धीरे धीरे ये जो क्रैक है ये वाइडन होता जाता है, ये डीपन होता जाता है, और वो जो वाइडन और डीपन होने के बाद फीचर फॉर्म हो रहा है उसी को क्या बोल रहे हैं? उसी को हम सी केव बोल रहे हैं। फिर सी केव के बाद इवेंचुअली आर्क फॉर्म होती है, अभी हमने इमेज में देखी है या एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। और इवेंचुअली क्या होगा? ये जो केव है, ये जो आर्क है, इसकी जो रूफ होती है वो कोलैप्स हो जाती है। और जब रूफ कोलैप्स हो जाती है तो उसके बाद में एक आइसोलेटेड रॉक दिखाई देती है, एक आइसोलेटेड स्टैंडिंग रॉक दिखाई देती है। अगर ऊपर से देखोगे तो ऐसी लगेगी कि कोई छोटा सा आइलैंड है। ये जो रेजिस्टेंट मास ऑफ रॉक है, जो कि ओरिजिनली क्लिफ का पार्ट था, जो कि ओरिजिनली हिल का पार्ट था, उसको अब हम क्या बुलाते हैं? उसको अब हम सी स्टैक बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? सी स्टैक बुलाते हैं। लेकिन ये जो सी स्टैक्स होते हैं ये भी टेम्पररी होते हैं, फर्दर इरोजन होता रहेगा, और ये जो सी स्टैक है ये भी फिर छोटे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसको क्या बुलाया जाता है? उसको स्टंप बुलाया जाता है। और हो सकता है इवेंचुअली ये जो स्टंप है ये भी इरोड हो जाए, और पूरा इरोजन होने के बाद एक प्लेन बन जाए, एक कोस्टल प्लेन बन जाए। होपफुली ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी सी चीजें हैं, आपको एक बार में समझ में आनी चाहिए। अच्छा, हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो,
और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, ये बात हो गई इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में। फिर इसके बाद बात आती है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में, और सबसे पहले हम बात करेंगे बीचेस के बारे में और ड्यून्स के बारे में। देखो, बीचेस बीचेस आमतौर पे वहां देखने को मिलते हैं जहां पे डिपोजिशन डोमिनेंट होता है। वो शोर लाइंस, समुद्र के वो किनारे जहां पे डिपोजिशन डोमिनेंट होता है, वहां पे बीचेस देखने को मिलते हैं। बीचेस क्या होते हैं हम सबको पता है, आप सबने मूवीज में देखा है। लेकिन हाँ, कभी कभी ये जो बीचेस हैं ये रग्ड शोर्स पे भी दिखाई देते हैं। बेसिकली ऐसे शोर्स, ऐसे किनारे जहां पे हाई रॉकी कोस्ट होते हैं, जहां पे क्लिफ्स होती हैं, वहां पे भी कभी कभी पैचेस में बीचेस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आमतौर पे यूजुअली ये जो बीचेस हैं ये देखने को मिलते हैं उन समुद्र के किनारों पे जहां पे डिपोजिशन डोमिनेंट होता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। अच्छा, बीचेस जो हैं वो प्राइमरीली डिपोजिशन की वजह से फॉर्म होते हैं। ये जो इतना सारा मटेरियल डिपॉजिट होता है, ये इतना सारा मटेरियल आता कहां से है, ये इतने सारे सेडिमेंट्स आते कहां से हैं? एक तो समुद्र की तरफ जो बहुत सारी रिवर्स आ रही होती हैं, जो बहुत सारी स्ट्रीम्स आ रही होती हैं, वो अपने साथ में खूब सारा सेडिमेंट लेकर आती हैं, और ये जो सेडिमेंट है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिपॉजिट होता है, और इस डिपॉजिशन की वजह से बीचेस फॉर्म होते हैं। दूसरा, जो वेव इरोजन होता है, जो वेव्स इरोजन करती हैं, वो इरोडेड मटेरियल भी कहीं ना कहीं डिपॉजिट होता है, और उस डिपॉजिशन की वजह से भी बीचेस फॉर्म होते हैं। तो बीचेस जिस सेडिमेंट से फॉर्म होते हैं, जिस डिपोजिशन से फॉर्म होते हैं, वो मटेरियल आता कहां से है? एक तो जमीन के ऊपर से जो स्ट्रीम्स आ रही होती हैं, जो रिवर्स आ रही होती हैं, वो अपने साथ में खूब सारा सेडिमेंट लेके आती हैं, खूब सारा मटेरियल लेके आती हैं। और दूसरा, जो वेव इरोजन करती हैं, वो मटेरियल भी तो कहीं ना कहीं डिपॉजिट होता है। ये जो मटेरियल है ये डिपॉजिट होकर क्या फॉर्म करता है? बीचेस को फॉर्म करता है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो बीचेस हैं ये टेम्पररी फीचर्स होते हैं। ये टेम्पररी फीचर्स होते हैं, इसका मतलब क्या है कि ऐसा हो सकता है कि किसी एक सीजन में, किसी एक कोस्ट के ऊपर आपको एक बढ़िया सैंडी बीच देखने को मिले, लेकिन हो सकता है किसी दूसरे सीजन में वहां पे सैंडी बीच ना हो, वहां पे बहुत नैरो स्ट्रिप्स ऑफ कोर्स पेबल्स देखने को मिले। हो सकता है कि एक सीजन में इरोजन की वजह से, सॉरी डिपोजिशन की वजह से एक बढ़िया सैंडी बीच फॉर्म हुआ हो, लेकिन हो सकता है अगले ही सीजन में वहां पे सैंडी बीच ना हो, वहां पे आपको पत्थर देखने को मिले, वहां पे आपको छोटे छोटे पेबल्स देखने को मिले। ज्यादातर जो बीचेस होते हैं वो सैंड साइज मटेरियल से बने हुए होते हैं। ज्यादातर जो बीचेस होते हैं वो सैंड साइज मटेरियल से बने हुए होते हैं। लेकिन हाँ, कुछ बीचेस ऐसे भी होते हैं जो कि छोटे छोटे पेबल से, जो कि छोटे छोटे कॉबल से, जो कि छोटे छोटे कंकड़ पत्थर से बने हुए होते हैं, और ऐसे बीचेस को क्या बुलाते हैं? ऐसे बीचेस को सिंगल बीचेस बुलाते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगल बीचेस बोलते हैं। ज्यादातर जो बीचेस होते हैं वो सैंड साइज मटेरियल से बने हुए होते हैं, लेकिन कुछ बीचेस ऐसे भी होते हैं जो कि छोटे छोटे कंकड़ पत्थर से बने हुए होते हैं, और इन बीचेस को क्या बुलाया जाता है? सिंगल बीचेस बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? सिंगल बीचेस बुलाया जाता है। देखो, बीचेस की कहानी क्या है, एक बार सम अप करते हैं। एक बात तो ये कि ये जो बीचेस होते हैं ये डिपोजिशन की वजह से फॉर्म होते हैं। ये जो बीचेस होते हैं ये डिपोजिशन की वजह से फॉर्म होते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, ये जो डिपोजिशन हो रहा है इसके लिए सेडिमेंट आता कहां से है? एक तो जमीन पे से जो रिवर्स आ रही होती हैं, जो स्ट्रीम्स आ रही होती हैं, वो अपने साथ में खूब सारा मटेरियल लाती हैं और उसको डिपॉजिट करती हैं। और दूसरा, वेव इरोजन की वजह से जो मटेरियल इरोड होता है वो भी तो कहीं ना कहीं डिपॉजिट होता है, और उसकी वजह से भी ये जो बीचेस हैं ये बीचेस फॉर्म होते हैं। ये जो बीचेस हैं ये टेम्पररी फीचर है। टेम्पररी फीचर क्यों है अभी हमने देखा। हो सकता है किसी एक सीजन में सैंडी बीच हो, लेकिन किसी दूसरे सीजन में सैंडी बीच की जगह पे वहां पे कंकड़ पत्थर पेबल्स देखने को मिले। तो ये जो बीचेस होते हैं ये टेम्परेरी फीचर्स होते हैं। ज्यादातर जो बीचेस होते हैं उनमें सैंड साइज्ड मटेरियल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन हाँ, कुछ बीचेस ऐसे भी होते हैं जहां पे पेबल्स देखने को मिलते हैं, जहां पे कॉबल्स देखने को मिलते हैं, जहां पे कंकड़ पत्थर देखने को मिलते हैं। और ये जो बीचेस होते हैं इनको बुलाया जाता है सिंगल बीचेस। क्या बुलाया जाता है? सिंगल बीचेस बुलाया जाता है।
इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है। अच्छा, बीच के जस्ट पीछे, मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा, बीच के जस्ट पीछे आपको सैंड के डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। ये जो बीच के जस्ट पीछे सैंड के डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं, इन्हीं को क्या बुलाया जाता है? इन्हीं को सैंड ड्यून्स बुलाया जाता है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, विंड की वजह से भी डेजर्ट एरिया में सैंड ड्यून्स फॉर्म होते हैं। वो सैंड ड्यून्स अलग होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। यहां हम बात कर रहे हैं बीच के कॉन्टेक्स्ट में या वेव्स एंड करंट्स के कॉन्टेक्स्ट में जो सैंड ड्यून्स फॉर्म होते हैं उनके बारे में। बीच के जस्ट पीछे जो सैंड का डिपोजिशन देखने को मिलता है उसको क्या बोलते हैं? उसको सैंड ड्यून्स बोलते हैं। होता क्या है, देखो, बीच है, मान लेते हैं ये बीच है और यहां पे लंबा चौड़ा ओशन है, ये बीच है। अब ये जो बीच पे खूब सारी सैंड है, हवा चल रही है, इरोजन हो रहा है, ये जो सैंड है ये भी तो उड़ के जाती होगी पीछे की तरफ। ये जो सैंड उड़ के जाती है और पीछे की तरफ जाके डिपॉजिट होती है, तो यहां पे एक रेत का सा टीला बन जाता है। उस टीले को ही क्या बुलाते हैं? सैंड ड्यून्स बुलाते हैं। तो सैंड ड्यून्स बेसिकली लॉन्ग रिजेस होती हैं जो कि पैरेलल टू द कोस्ट लाइन देखने को मिलती हैं, और ये बहुत कॉमनली देखने को मिलती हैं लो सेंडिमेंट्री कोस्ट के ऊपर। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। बीचेस क्या होते हैं और सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। फिर इसके बाद एक और डिपोजिशनल फीचर्स हैं। कौन कौन से? बार्स, बैरियर्स और स्पिट्स। बार्स क्या होते हैं? हमने इससे पिछले सेशन में पढ़ा है। देखो, इमेज के थ्रू समझते हैं। होता क्या है, ये हमारा पूरा कोई कोस्ट है। अब इस कोस्ट पे इरोजन हो रहा है, डिपोजिशन भी हो रहा है, खूब सारा मटेरियल इरोड होता है, और ये जो मटेरियल इरोड होता है ये इवेंचुअली डिपॉजिट भी होता है। जब ये मटेरियल डिपॉजिट होता है तो कई सारे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं, जिनमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बार के बारे में। किसके बारे में? बार के बारे में। और बार होता क्या है? ये जो पानी के अंदर एक बार के फॉर्म में, या फिर ये बोलें कि एकदम ऑलमोस्ट पैरेलल टू द कोस्ट लाइन जो एक रिज देखने को मिलती है, एक डिपोजिशन देखने को मिलता है, उस डिपोजिशन को क्या बुलाते हैं? उस डिपोजिशन को बार बुलाते हैं। भाई मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है, जब ये मटेरियल ऑलमोस्ट पैरेलल टू द कोस्ट लाइन, ये कोस्ट लाइन है, ऑलमोस्ट पैरेलल टू द कोस्ट लाइन एक रिज के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बार बोलते हैं। बेसिकली सैंड वगैरह का डिपोजिशन इन द फॉर्म ऑफ रिज एंड ऑलमोस्ट पैरेलल टू द कोस्ट लाइन, उसको क्या बोलते हैं? बार बोलते हैं। लेकिन ये जो बार होता है, ये जो डिपोजिशन होता है, ये अंडर वाटर होता है। इट इज अंडर द वाटर। ये जो सैंड का, ये जो मटेरियल्स का डिपोजिशन हुआ, डिपोजिशन की वजह से ये जो बार फॉर्म हुआ, ये बार अंडर द वाटर होता है। जब यही बार ऊपर आ जाता है तो इसको हम बोल देते हैं बैरियर बार। क्या बोल देते हैं? बैरियर बार। जब यही बार पानी के ऊपर आ जाता है तो इसको हम क्या बोल देते हैं? बैरियर बार बोल देते हैं। भाई सिंपल है, पहले कम डिपोजिशन था तो ये जो बार है ये पानी के नीचे छुपा हुआ था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसके ऊपर और डिपोजिशन होता गया, और डिपोजिशन होता गया, और ये जो बार है ये बड़ा होता गया, और ये जो बार है ये पानी के बाहर दिखने लगा। तो अब इसको क्या बुलाएंगे? अब इसको बैरियर बार बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? बैरियर बार बुलाएंगे। बैरियर बार का मतलब क्या है? जब यही बार ओवर दी वाटर दिखने लग जाता है तो इसको क्या बुलाया जाता है? इसको बैरियर बार बुलाया जाता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, ये जो बैरियर बार होता है, इस बैरियर बार का जब एक हिस्सा मेन लैंड से जुड़ा हो, जब एक हिस्सा हेड लैंड से जुड़ा हो, तो इसको क्या बुला देते हैं? इसको सैंड स्पिट या इसको स्पिट बुला देते हैं। समझो बात को। बार वो है जो कि अंडर दी वाटर है, जब यही बार पानी के ऊपर दिखने लगता है तो इसको बैरियर बार बोल देते हैं। यही जो बैरियर बार है, अगर इस बैरियर बार का एक हिस्सा हेड लैंड से जुड़ा हो तो उसको हम सैंड स्पिट या स्पिट बुला देते हैं। जब दोनों एंड्स फ्री हैं तब क्या बुला रहे हैं? बैरियर बार बुला रहे हैं। जब एक एंड जो है वो हेड लैंड से जुड़ा हो, जुड़ गया हो बिकॉज ऑफ डिपोजिशन, हो सकता है ना कि पहले ऐसा बैरियर बार हो लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहां पे डिपोजिशन हो गया हो और ये जो हिस्सा है ये हेड लैंड से जुड़ गया हो, तो अब जो फीचर फॉर्म हुआ उसको क्या बोलेंगे? उसको सैंड स्पिट या स्पिट बोलेंगे।
फिर इवेंचुअली ऐसा भी हो सकता है कि ये जो सैंड स्पिट है, ये जो बैरियर बार है, इसके दोनों ही हिस्से जो हैं वो मेन लाइन से या वो हेड लाइन से जुड़ गए हों। तो अब जो ये फीचर फॉर्म हुआ, ये जो बीच में फीचर फॉर्म हुआ, या फिर ये बोलें कि ये जो बीच में वाटर बॉडी सी दिखाई दे रही है, इसको क्या बोलते हैं? लगून बोलते हैं। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि ये जो बैरियर बार है, इसको दोनों हिस्से पूरे तरीके से मेन लाइन से जुड़ जाएं, या ऐसा हो सकता है कि छोटी मोटी ओपनिंग हो, ना के बराबर ओपनिंग हो। बट हाँ, एसेंस है, ये एसेंस समझो कि ये जो बैरियर बार है, जब इसका एक हिस्सा हेड लाइन से जुड़ जाता है, तो अब जो फीचर फॉर्म हो रहा है उसको सैंड स्पिट बोलते हैं, या उसको सिंपली स्पिट बोल देते हैं। और जब यही बैरियर बार, इस बैरियर बार के दोनों हिस्से हेड लाइन से जुड़ जाएं, तो बीच में ये जो वाटर बॉडी सी दिखाई देती है, इसको क्या बोलते हैं? इसको लगून बोलते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिपोजिशन होता रहे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिपोजिशन होता रहे, और ये जो लगून है, ये जो छोटी सी वाटर बॉडी है, इसके ऊपर पूरे तरीके से डिपोजिशन हो जाए, और ये जो लगून है ये खत्म हो जाए, और ये जो कोस्टल प्लेन है ये यहां तक एक्सटेंड कर जाए, ये यहां तक एक्सटेंड कर जाए। तो आपको समझ में आना चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं। जब सैंड का, जब मटेरियल्स का डिपोजिशन ऑलमोस्ट पैरेलल टू द कोस्टाइन होता है और एक रिज की फॉर्मेशन होती है अंडर द वाटर, तो उसको बुलाते हैं बार। जब यही बार ओवर द वाटर दिखने लगता है, तो इसको बुला देते हैं हम क्या? इसको हम बुला देते हैं बैरियर बार। जब इसी बैरियर बार का एक हिस्सा मेन लाइन से जुड़ जाता है, तो इसको हम क्या बुला देते हैं? इसको हम बुला देते हैं सैंड स्पिट या फिर स्पिट। और जब यही बैरियर बार इसके दोनों हिस्से मेन लाइन से या हेड लाइन से जुड़ जाएं, तो ये जो वाटर बॉडी सी दिखाई देती है छोटी सी बीच में, इसको क्या बुला देते हैं? इसको लगून बुला देते हैं। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है, और यही लिखा हुआ है टेक्स्ट में। देखो, अ रिज ऑफ सैंड एंड शिंगल फॉर्म्ड इन द सी इन द ऑफशोर जोन। ऑफशोर जोन का मतलब जो पानी के अंदर है। ऑफशोर जोन लाइंग अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू द कोस्ट इज कॉल्ड एन ऑफशोर बार। क्या बुलाया जाता है इसको? ऑफशोर बार बुलाया जाता है। जब यही ऑफशोर बार जो है वो एक्सपोज हो जाता है ड्यू टू फर्दर एडिशन ऑफ सैंड, जब यही ऑफशोर बार पानी के ऊपर दिखने लगता है, तो इसको क्या बुला देते हैं? इसको बुला देते हैं बैरियर बार। क्या बुला देते हैं? बैरियर बार बुला देते हैं। ये जो बैरियर बार्स हैं, कभी कभी इनका एक जो एंड होता है वो मेन लाइन से या हेड लाइन से अटैच हो जाता है। बैरियर बार्स गेट कीड अप टू वन एंड ऑफ द वे, और जब ऐसा होता है तो उसको क्या बुलाते हैं? उसको स्पिट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? स्पिट बुलाते हैं। और फिर इवेंचुअली होगा क्या? फिर इवेंचुअली होगा कि ये जो स्पिट है या ये जो बार है या ये जो बैरियर है, ये धीरे धीरे ग्रो करेगा, और इसके जो दोनों एंड्स हैं, ये दोनों एंड्स हेड लाइन से अटैच हो जाएंगे। कभी कभार छोटी मोटी ओपनिंग देखने को मिल सकती है, अदरवाइज ये जो दोनों एंड्स हैं, ये दोनों एंड्स हेड लाइन से अटैच हो जाएंगे। और अब जो बीच में छोटी सी वाटर बॉडी दिखाई देती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको लगून बोलते हैं। और इवेंचुअली ये भी हो सकता है कि ये जो लगून है, इसमें भी फर्दर सेडिमेंट्स का डिपोजिशन देखने को मिले, और ये जो लगून है ये भी भर जाए, और ये जो कोस्टल प्लेन है अब और ज़्यादा ब्रॉड हो जाए, अब और ज़्यादा वाइड हो जाए, और पूरे तरीके से लगून को रिप्लेस कर दे। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। होपफुली आपको समझ में आई होगी। यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। वैसे पूछने जैसा कुछ है नहीं, पिछले भी सेशन में हमने यही बातचीत की थी, यहाँ पे ऑलमोस्ट रिवीजन हुआ है। फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।